गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 18 जुलाई 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें। कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। तो सबसे पहले आज का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दे दें। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। क्वेश्चन है कि अटल इनोवेशन मिशन, ये यूपीएससी ने 2019 में क्वेश्चन पूछा है, पिछले वर्ष। तो क्वेश्चन है अटल इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है। देखो, इनोवेशन मतलब होता है नवाचार, यानी नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, उसे इनोवेशन कहा गया। लेकिन इसका जो हिंदी में दिया हुआ अनुवाद, जो यूपीएससी का आप क्वेश्चन देखोगे 2019 का, तो हिंदी में अनुवाद दिया हुआ है नवोन्मेषण मिशन, अटल नवोन्मेषण मिशन। तो हिंदी काफ़ी क्लिष्ट पूछता है यूपीएससी, इसलिए ये सब जो वर्ड है आपको इंग्लिश में ही याद होना चाहिए कि इनोवेशन क्या होता है, उसको इंग्लिश में ही आप समझ लो। अदरवाइज हिंदी में बहुत ही टफ हिंदी पूछता है यूपीएससी, जो ट्रांसलेट होता है, और ख़ास करके ये गूगल ट्रांसलेट होता है। तो वहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्कस ये करते हैं कि अटल इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ऑप्शन बी श्रम और रोजगार विभाग, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। आपको इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। कोरोना ने दिया यूएन में सुधार का मौका। तो कल हमने आपको बताया था कि इकोसॉक की मीटिंग है। हमने बोला था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इकोसॉक को आज संबोधित करेंगे। इकोसॉक क्या होता है? इकोसॉक होता है यूनाइटेड नेशन, इको मतलब हो गया इकोनॉमिक, सॉक मतलब हो गया सोशल, तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसकी मीटिंग को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी ने संबोधित किया और कुछ इम्पॉर्टेंट बात की उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि अभी यूनाइटेड नेशन को बने हुए 75 वर्ष हो चुके हैं और कोरोना ने यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स का मौका हमें दिया है। हमें यूनाइटेड नेशन के तहत रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों को एक मुद्दे याद दिलाना चाहता हूँ और यह मुद्दा है G4 कंट्री को लेकर के। सितंबर के आसपास जब भी यूनाइटेड नेशन की मीटिंग होती है तो G4 देश का जो है वहाँ मीटिंग होता है यूनाइटेड नेशन में। और ये G4 देश कौन कौन से देश हैं? ये है इंडिया, ब्राज़ील, जापान और जर्मनी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये देश हैं इंडिया, ब्राज़ील, जापान और जर्मनी। आखिर G4 कंट्री क्या है और इसको किस तरह से आज के न्यूज़ से आप लिंक करोगे? तो G4 कंट्री वो कंट्री है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की लगातार चर्चा करता, लगातार बात करता, लगातार आवाज़ उठाता है। इनका कहना है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 परमानेंट देश हैं उसकी संख्या परिवर्तित होनी चाहिए, जिसके तहत अमेरिका है, रशिया है, चीन है, ब्रिटेन है और फ्रांस है। तो यूनाइटेड नेशन के तहत जो ये 5 परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, उसमें परिवर्तन होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परिवर्तन होना चाहिए। ये मांग कौन सा देश करता है? G4 कंट्री करता है। G4 कंट्री में कौन सा देश है? भारत, ब्राज़ील, जापान और जर्मनी। तो वही बात प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पे कर रहे हैं। दूसरे और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ, एक फैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आप याद रख लेना कि ये जो 4 देश हैं ये G4 कंट्री मांग करते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चेंज होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स होना चाहिए। इसका अपोज भी कुछ देश करता है, इसका विरोध कुछ देश करता है। और कौन सा देश विरोध करता है? तो इंडिया। देखो, कॉफी कंसेंसस में जो देश हैं जो विरोध करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स को लेकर, यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स को लेकर जो देश विरोध करता है उसमें है पाकिस्तान,
इंडिया के बगल में है। ब्राज़ील के बगल में अर्जेंटीना है। जापान के बगल में आपको दक्षिण कोरिया है और जर्मनी के बगल में इटली है। तो ये जो देश हैं जिसका नाम मैंने आपको बताया, पाकिस्तान, अर्जेंटीना, दक्षिण कोरिया और इटली, ये देश यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स का विरोध करते हैं। G4 देश के अगेंस्ट में ये देश बने हैं जिसका नाम है कॉफ़ी कंसेंसस कंट्री। तो आपको पूछ देगा कि G4 कंट्री क्या है, कॉफ़ी कंसेंसस कंट्री क्या है। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही। देखो यहाँ पे पहली बात जो हम भी आपके साथ डिस्कस करते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना। और प्रधानमंत्री आवास योजना का टारगेट है 2022 तक सभी के लिए आवास, सभी के लिए घर। 2022 ही क्यों चूज किया गया, तो उसका भी रीजन है कि भारत की आज़ादी का 75वां वर्ष होगा 2022 में, इसलिए सरकार ने टारगेट फिक्स किया है 2022 को कि 2022 तक सभी के लिए घर हम उपलब्ध करवा देंगे। तो इसलिए आप प्राइम मिनिस्टर आवास योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसको जाकर के आप देख सकते हैं। साथ ही साथ सरकार का टीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य है, टीबी को एलिमिनेट करने के जो लक्ष्य है, टीबी को हटाने के जो लक्ष्य है 2025 तक है। 2025 तक इंडिया पूरी तरह से टीबी पे काबू पा लेगा। जिस तरह से इंडिया ने पोलियो पे काबू पाया है, इंडिया 2025 तक टीबी पे काबू पा लेगा। तो इनकी चर्चा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने संबोधन में की है। और चूंकि ये संबोधन अंतर्राष्ट्रीय संबोधन है, इसलिए ये संबोधन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जो भी योजना की चर्चा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है, प्रधानमंत्री आवास योजना, टीबी का टारगेट, और साथ ही साथ इन्होंने एक चर्चा किया है आयुष्मान भारत योजना को लेकर के। तो ये योजना आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। हालांकि हमने इस पर कई बार डिस्कस किया है, लेकिन ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी बताया है कि सरकार ने 300 अरब डॉलर का जो है पैकेज जारी किया था कोरोना से लड़ने के लिए। तो उम्मीद करता हूं जो 3-4 महत्वपूर्ण बातें बताई हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, उसका हमने आपसे डिस्कस किया। देखो यहां पे जो है कैदियों की सजा माफी के राज्यों के अधिकार पे 7 जजों की पीठ करेगी विचार। ओके, इस न्यूज में मुझे 2 पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना है। पहला ये कि 7 जजों की पीठ ही क्यों डिसीजन सुनाएगी, क्यों गठित की गई है ये। और दूसरा आर्टिकल 161 क्या है, आर्टिकल 72 क्या है, ये मुझे डिस्कस करना। तो देखो यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन भी पूछा था। क्वेश्चन क्या पूछा था कि मान लो एक 3 सदस्यीय पीठ बैठी है सुप्रीम कोर्ट की, इसने कोई डिसीजन सुनाया। 3 सदस्य पीठ बैठी है सुप्रीम कोर्ट की जिसमें 3 सदस्य हैं, 3 जज हैं, और इसने अगर कोई डिसीजन सुनाया, उस डिसीजन को अगर पलटना है, उस डिसीजन को चेंज करना है, तो उसके बाद इससे बड़ी पीठ बैठनी चाहिए। यानी मिनिमम 5 जजों की पीठ बैठेगी, तभी जाकर के वो जो सुनवाई 3 जजों ने किया था, 3 जजों की पीठ ने उसके डिसीजन को चेंज कर सकती है, मॉडिफाइड कर सकती है, बदल सकती है या उल्टा सकती है। क्लियर है। यानी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को अगर चेंज करना है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही, तो वैसे कंडीशन में उससे बड़ी पीठ बैठेगी। 3 सदस्यीय अगर समिति बैठी थी जिसने अपना डिसीजन सुनाया था, इसके डिसीजन को सुनाना, चेंज करना है, इसके डिसीजन को परिवर्तित करना है, तो इससे बड़ी समिति बैठेगी, मिनिमम 5 जजों की समिति बैठेगी। तो यहाँ पे क्या मैटर है कि 1978 में मरुराम मामले में 5 जज की जो है पीठ बैठ चुकी थी जिसने अपना डिसीजन सुनाया है। क्या डिसीजन है फिलहाल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस डिसीजन को सरकार को सुप्रीम कोर्ट को मॉडिफाइड करना, इस डिसीजन में कुछ बदलाव करना, तो इसलिए जो है मिनिमम 7 जज की जो है पीठ यहाँ पे बैठी है, चूंकि 5 जज ऑलरेडी इससे रिलेटेड डिसीजन सुना चुके हैं। दूसरा है कि आर्टिकल 361 क्या है और आर्टिकल 72 क्या है। तो आर्टिकल 161 क्या है और आर्टिकल 72 क्या है।
दोनों के बीच में क्या मौलिक अंतर होता है? देखो, राज्यपाल को जो है आर्टिकल 161 के तहत किसी भी कैदी को जिसकी सजा राज्य सूची के किसी विषय पर मिला है उसको माफी करने का अधिकार है, लेकिन मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। आई रिपीट, भारत के संविधान के आर्टिकल 161 के तहत राज्य सूची के किसी भी विषय पर किसी व्यक्ति को अगर सजा मिली है तो उस सजा के माफी करने का अधिकार राज्यपाल को है, लेकिन मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार राज्यपाल को नहीं होता। राज्यपाल या तो सजा माफ कर सकता है, या सजा कम कर सकता है, या सजा घटा सकता है। और मृत्युदंड के कंडीशन में भी राज्यपाल जो है मृत्युदंड राज्यपाल जो है माफ नहीं कर सकता है, लेकिन वह पुनर्विचार के लिए बोल सकता है। राइट, हाईकोर्ट को वो बोल सकता है कि इस पे पुनर्विचार कीजिए। राज्य सूची के विषय पे अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड भी मिलता है तो राज्यपाल जो है मृत्युदंड को कम नहीं कर सकता है, मृत्युदंड में क्षमा नहीं कर सकता है, लेकिन वो हाईकोर्ट को बोल सकता है कि आप इस पे पुनर्विचार कीजिए। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है, राष्ट्रपति केंद्र सूची के विषय पे, संघ सूची के विषय पे किसी भी कानून में कोई भी सजा अगर मिला है किसी व्यक्ति को तो उस सजा को माफ कर सकता है, और मृत्युदंड को भी राष्ट्रपति माफ कर सकता है। मृत्युदंड को राज्यपाल माफ नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति माफ कर सकता है। साथ ही साथ जो सैन्य कोर्ट होता है, सैन्य ट्रिब्यूनल होता है, सेना का जो कोर्ट होता है, उस कोर्ट की सजा को भी माफ करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, जो राज्यपाल को नहीं है। तो आपको बेसिक अंतर समझना चाहिए, आर्टिकल 161 और आर्टिकल 72 का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक क्या कॉन्सेप्ट है उसका। राइट, तो इसको जाकर के डिटेल से अपने लक्ष्मीकांत के बुक में आप पढ़ लेना, वहाँ पे डिटेल से दिया हुआ है। बेसिक मैंने कोशिश किया है आपके साथ चर्चा करने का। आर्टिकल 72 और 161 में क्या बेसिक अंतर है? आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है और आर्टिकल 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है। राइट, तो इस पे डिसीजन आने दो सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद हम डिटेल से इस पे एनालिसिस करेंगे। फिलहाल न्यूज़ यह है कि राज्यपाल के द्वारा कोई जो डिसीजन सुनाया जाता है आर्टिकल 161 को लेकर के, राज्यपाल के द्वारा हर मामले के तथ्यों और सामग्रियों की पड़ताल किए बिना संविधान के तहत एक सामान्य नीति बनाकर क्या राज्य दोषियों को सजा माफी का लाभ दे सकता है, सजा माफ कर सकता है? तो इसको लेकर के यहाँ पे चर्चा होगी। देखो यहाँ पे एक तो इस न्यूज़ में एनजीटी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो एनजीटी का चर्चा है न्यूज़ में, तो आपके लिए एनजीटी इंपॉर्टेंट है, लगातार क्वेश्चन पूछता है और प्रत्येक वीक में मैं भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो आज हम एनजीटी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, ये न्यूज़ बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो निर्वाचन आयोग का पोस्ट है, पद है, वो कहीं अधिक इम्पोर्टेंट है। और बिहार के चुनाव को लेकर के निर्वाचन आयोग महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरह से कोरोना के समय में निर्वाचन करवाया जाए, चुनाव करवाया जाए बिहार में। राइट, तो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है निर्वाचन आयोग, जो लगातार चर्चा में बना हुआ है। भारत के संविधान के भाग 15 आर्टिकल 324 से 29 तक 324 टू 329 चुनाव से संबंधित और चुनावों के संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना की बात की गई है। यानी भाग 15 आर्टिकल 324 से 29 तक निर्वाचन आयोग के पूरा प्रावधान किया गया है। स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। राइट, इसलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। याद रख लेना, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है वो 25 जनवरी को, क्योंकि 25 जनवरी को ही निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। निर्वाचन आयोग में मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था। पहले एक चुनाव आयुक्त होता था, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को इसमें 3 सदस्यीय समिति बना दिया।
यानी पहले केवल एक चुनाव आयुक्त होता था और 1989 में एक चुनाव आयुक्त जो होता था उसे मुख्य चुनाव आयुक्त कर दिया, प्लस 2 अन्य चुनाव आयुक्त किया गया। यानी टोटल इसमें 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इसका कार्यकाल क्या होता है? इसका कार्यकाल होता है या तो 6 वर्ष का या 65 वर्ष का, दोनों में से जो पहले हो वो इसका कार्यकाल होता है। इसे जो है सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दर्जा मिला हुआ है, न्यायाधीश के समक्ष दर्जा मिला हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष इसे वेतन मिलेगा, भत्ता मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन सबसे अधिक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये जो है ये पॉइंट सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। देखो, मुख्य चुनाव आयुक्त को अगर हटाना है 1+2, एक हुआ मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 हुआ चुनाव आयुक्त, तो 3 सदस्यीय समिति होती है निर्वाचन आयोग की, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त को अगर हटाना है तो इसे जिस विधि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी विधि से मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाएगा। यानी संसद में एक प्रस्ताव आएगा और उस प्रस्ताव के माध्यम से संसद से पारित होगा, उसके बाद राष्ट्रपति साइन करेगा और उसके बाद हटाया जाएगा। काफ़ी क्लिष्ट प्रोसेस होता है किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की, और उसी प्रक्रिया के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाएगा। लेकिन अन्य जो 2 चुनाव आयुक्त हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना आप इसको। अन्य जो 2 चुनाव आयुक्त है उसको हटाने की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है और इसको लेकर के विवाद होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त एक पत्र लिखेगा राष्ट्रपति को, रिकमेंड करेगा कि उनके नीचे जो 2 चुनाव आयुक्त हैं उन्हें वो काम में असक्षम हैं, अयोग्य हैं। वैसे कंडीशन में राष्ट्रपति सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त के रिकमेंडेशन पे इनको हटा सकता है। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त के रिकमेंडेशन पे चुनाव आयुक्त को हटा सकता है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति नहीं हटा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया है। बाकी जो शक्ति है मुख्य चुनाव आयुक्त का और अन्य जो चुनाव आयुक्त है उसकी जो शक्ति है, पावर है, पेंशन है, भत्ता है, सैलरी है, सब सेम होता है। सभी चीज़ सेम होती है, बस हटाने की जो प्रक्रिया है वो मुख्य चुनाव आयुक्त का बहुत ही टफ है और अन्य चुनाव आयुक्त जो है 2 चुनाव आयुक्त वो मुख्य चुनाव आयुक्त के रिकमेंडेशन के आधार पर राष्ट्रपति हटा सकता है। तो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको याद रखना चाहिए। देखो, और ऑल वेदर रोड परियोजना अब भागीरथी सेंसिटिव जोन की बंदिशों से मुक्त। ओके, 4 धाम परियोजना क्या होता है, सबसे पहले हम उसकी जानकारी लेते हैं। देखो, 4 धाम है। कौन कौन सा धाम है? एक केदारनाथ हो गया, एक बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को जोड़ने की जो परियोजना है जिसको हाईवे के माध्यम से जोड़ा जाएगा उसे 4 धाम हाईवे परियोजना कहा जाता है। क्लियर है? केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को जोड़ने की परियोजना को 4 धाम परियोजना कहा जाता है। लगभग 900 किलोमीटर का लंबा NH होगा ये और 12,000 करोड़ की ये जो है परियोजना है टोटल, जिसमें कई सारे पुल बन रहे हैं, पहाड़ों को काट करके रास्ता बन रहा है, कई सारा टनल बन रहा है, जिसका उद्घाटन आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल सड़क और परिवहन मंत्री ने किया था। और इसकी जो शुरुआत की गई थी, इसकी शुरुआत दिसंबर 2016 में किया गया था। तो ये बेसिक जानकारी है जिसको आपको याद रखना चाहिए और उसी का एक पार्ट है कि ऑल वेदर रोड परियोजना को अब भागीरथी सेंसिटिव जोन की बंदिशों से मुक्त। देखो, होता क्या है कि कोई भी क्षेत्र को अगर सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है तो वैसे कंडीशन में वहाँ पे आप निर्माण नहीं कर सकते हैं उसके दायरे में, और ख़ास करके उनके 100 किलोमीटर के दायरे में आप निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो इसको जो है भागीरथी सेंसिटिव जोन जो है अब सेंसिटिव जोन नहीं रहा है, इसके दायरे से मुक्त किया गया है और उसके बाद जो है जो रोड बनना था यहाँ वो रोड का निर्माण हो रहा है। राइट? तो बेसिक ये है कि आपको 4 धाम परियोजना के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए।
देखो यहाँ पे चीन ने पारछू नदी के दोनों ओर बनाई सड़कें और पुलें। जो हमारा पारछू नदी है हिमाचल प्रदेश की एक नदी है जिसका उद्गम होता है आपको तिब्बत से, और पारछू नदी की सहायक नदी जो है स्पीति है। पारछू किसकी सहायक नदी है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। पारछू नदी जो है वो सहायक नदी है किसकी, तो स्पीति नदी की। स्पीति नदी की सहायक नदी है पारछू नदी, और स्पीति नदी जो है सतलज की सहायक नदी है। तो याद रख लेना, पारछू सहायक नदी है स्पीति की और स्पीति सहायक नदी है सतलज की। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अब न्यूज़ क्या है कि हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है, जो तिब्बत का क्षेत्र है, जो हिमाचल प्रदेश जो चीन में पड़ता है, वहाँ पे चीन ने निर्माण कर लिया। यानी मान लो ये हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, इधर चीन है और इधर हिमाचल प्रदेश है, तो इसके आसपास चीन ने निर्माण कर लिया है। भारत को ज़रूरी है जिस रफ्तार से चीन निर्माण कर रहा है हमारे बॉर्डर के आसपास के क्षेत्रों में भारत भी उसी रफ्तार से निर्माण करें, और इसलिए जो है BRO इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसी का काम है कि जो बॉर्डर के एरिया है वहाँ पे रोड बनाने का काम, वहाँ पे परिवहन बनाने का काम ये करती है BRO, राइट। तो इसी को लेकर के न्यूज़ है। बस ये जो नदी है, इस तरह का अगर कोई न्यूज़ आता है तो उससे जो संबंधित नदी है उस नदी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वो UPSC या स्टेट PCS के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पारछू नदी यहाँ जैसे इम्पॉर्टेंट हो गया, स्पीति नदी इम्पॉर्टेंट हो गया, और साथ ही साथ सतलज नदी भी इम्पॉर्टेंट हो गया आपके लिए। एक बार इसको पढ़ सकते हैं। हालांकि कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट इसमें कुछ ज़्यादा है। विदेश मंत्री ने राहुल गांधी के सवालों का जवाब दिया, लेकिन एक बार इसको आपको समझना चाहिए, एक बार पढ़ना चाहिए, अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है। एडिटोरियल आज का 3 एडिटोरियल है, 3 में एक भी एडिटोरियल इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लग रहा। नंबरों के खतरनाक होर, एक बार पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। साथ ही साथ हिंदुओं के दमन का आमदा पाकिस्तान, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है। पाकिस्तान में एक टेम्पल को प्रस्तावित किया गया, बाद में उसके लेकर कई सारी जो है घटनाएं सामने आ रही है, तो उसी को लेकर के दिया हुआ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो, श्रमिकों पे हो राष्ट्रीय विचार विमर्श, एक बार इसको पढ़ सकते हैं। श्रमिक को लेकर के हमने आपके साथ डिस्कस किया है और कई डाटा हमने आपके साथ दिया है, राइट। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चूँकि इसमें कोई खास डाटा नहीं दिया हुआ है, कुछ खास जो है जानकारी नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक बार इसको आप पढ़ सकते हैं। अमेरिका में कच्चे तेल का भंडार रखेगा भारत। तो भारत में जो कच्चे तेल का भंडार है, कच्चे तेल का जो स्टोरेज है, उसके लिए भारत सरकार ने एक कंपनी बनाया है जिसका नाम है SISPRL, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। इसका काम है, जैसे मान लो कोई क्राइसिस अभी हो जाए, हमारा अरब देशों के साथ मान लो एक पंगा हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में भारत में तेल की कीमतों में काफ़ी वृद्धि हो जाएगी, क्राइसिस का कंडीशन भारत में क्रिएट हो जाएगा। तो उससे रोकने के लिए भारत सरकार ने रिजर्व बनाया है, जो ज़मीन के नीचे, धरती के नीचे जो है, जो चट्टान होता है, चट्टान वाले क्षेत्र में, चट्टान के बीच में स्टोर किया जाता है। धरती के नीचे यानी जो भूपट्टी है थोड़ा सा नीचे, लगभग चट्टान के बीच में जो है इसको रखा जाता है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व इसे कहा जाता है, जहाँ पे तेल भारत रखता है, जो आपातकालीन परिस्थिति में भारत इस्तेमाल कर सकता है, भारत प्रयोग कर सकता है। और इसके लिए कहाँ कहाँ हमने बनाया है, तो थोड़ा सा मैं मैप पे लेकर चलता हूँ आपको। ओके, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कहाँ कहाँ बन चुका है, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे UPSC क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो, ये जो है पादुर है, कहाँ पे है, कर्नाटका में पादुर है। मैंगलोर है, ये भी आपको कर्नाटका में है, और ये विशाखापत्तनम है। ये 3 जगह बन चुका है। 5.33 मैट्रिक मिलियन टन का जो है ये बन चुका है 3 जगह। पहला है पादुर कर्नाटका में, दूसरा है मैंगलोर आपको कर्नाटका में,
और तीसरा है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। ये 3 जगह बन चुका है। 5.33 मिलियन मैट्रिक टन वहाँ पे स्टोर किया जा सकता है तेल, राइट। 2 अन्य जगह पे बन रहा है। एक जो है फिर उड़ीसा के चांदीखोल में बन रहा है 4 मिलियन मैट्रिक टन का, और दूसरा बन रहा है कर्नाटका के पादुर में 2.5 मिलियन मैट्रिक टन का। तो इस तरह से हम जो है पहले फेज में 5.33 मिलियन मैट्रिक टन का बना चुके हैं, और दूसरे फेज में जो इंडिया है वो है 6.5 मिलियन मैट्रिक टन का स्टोर कर रहा है। इसके बावजूद इंडिया की स्थिति अच्छी नहीं है, हमें और रिजर्व चाहिए। हमारे पास लैंड की कमी है, हमारे पास वैसी संरचना की कमी है कि नीचे जो है ज़मीन के नीचे जो है हमें चट्टानों के बीच में जगह मिले, इस तरह की संरचना इंडिया में कमी है। तो इसलिए भारत सरकार ने अमेरिका से रिक्वेस्ट किया है कि हमारा जो पेट्रोलियम रिजर्व है जो इंडिया में हम बना रहे हैं, हम अमेरिका में भी बनाएं, राइट। भारत सरकार ने अमेरिका से रिक्वेस्ट किया है कि जो हम पेट्रोलियम रिजर्व इंडिया में बनाएं वो अमेरिका में भी हम बनाएं, और अमेरिका में भी कच्चे तेल का भंडार रखेगा भारत, राइट। तो ये अमेरिका और इंडिया के बीच में मजबूत होती हुई स्थिति का द्योतक है, मजबूत होती हुई स्थिति का प्रतिबिंब है, राइट। यहाँ पे जो मुझे डिस्कस करना है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, देखो ये जो बांध है ये काफ़ी पुरानी बांध है, काफ़ी समय से ये बांध चर्चा में था। जो गिलगिट बाल्टिस्तान का जो क्षेत्र है, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो भारत का अभिन्न अंग है, वहाँ पे एक बांध बना रहा है जो चाइना बना रहा है, पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, जिसका नाम है डायमर। ये देखो डायमर भाषा बांध। तो इस बांध के बारे में मुझे आपसे डिस्कस करना है कि डायमर भाषा बांध क्या है। देखो डायमर भाषा बांध खैबर पख्तून, ठीक है, खैबर पख्तून है पाकिस्तान के गिलगिस्तान प्रांत में जो है, तो वहाँ पे डायमर ज़िले में सिंधु नदी पे स्थित एक बांध है। क्लियर है। पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान प्रांत के खैबर पख्तून में डायमर ज़िले में सिंधु नदी पे स्थित एक बांध है। 8 मिलियन एकड़ फीट में इसका निर्माण, इसका जलाशय है। 8 मिलियन एकड़ फीट जलाशय क्षेत्र है इसका। 272 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है। और दुनिया का सबसे लंबा रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट बांध होगा यह, जब बन जाएगा तो। इसका विरोध भारत क्यों कर रहा है? इसका विरोध करने का सबसे बड़ा रीज़न है, भारत का कहना है कि ये जो बांध है ये भारत के क्षेत्राधिकार में आता है। जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके जिसे हम बोलते हैं, हमारा कहना है कि पीओके भारत का पार्ट है, और यहाँ पे निर्माण कौन कर रहा है? चीन कर रहा है, कोई तीसरा देश कर रहा है। हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे देश में कोई तीसरा देश निर्माण करे, राइट। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का क्षेत्र है, और भारत की संसद ने कह दिया है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हम इसे लेकर रहेंगे, और चूंकि यहाँ पे निर्माण चीन कर रहा है, हमें इसलिए आपत्ति है। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये प्रोजेक्ट जो है चीन सीपेक में शामिल करवाना चाहता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो चल रहा है उसको लेकर के इस प्रोजेक्ट को चीन उसमें शामिल करवाना चाहता है। भारत सीपेक को भी विरोध करता है, भारत सीपेक का विरोध करता है, भारत सीपेक को नहीं मानता है। भारत कहता है कि सीपेक भारत की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। सीपेक चूंकि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर होकर गुजरता है, राइट, इसलिए भारत सीपेक को नहीं मानता है। और तीसरा जो है, जम्मू कश्मीर क्षेत्र में चीन द्वारा दखल दिया जा रहा है, और भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता में चीन लगातार तीसरा पक्ष बनने की कोशिश कर रहा है। सिंधु जल समझौता जो हुआ था कब? 1960 में हुआ था, और उसमें चीन जो है दखल देने की कोशिश कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में सबसे सफल कोई समझौता हुआ है तो वो सिंधु समझौता हुआ है, जो 1960 में हुआ था। और याद करो कि 1960 से लेकर अभी तक ये चल रहा है,
60 वर्ष हो चुके हैं, ये समझौता आज भी कायम है। नेहरू और अयूब खान के बीच में ये हुआ था, और ये वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के द्वारा हुआ था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा कि सिंधु जल समझौता की मध्यस्थता किसके द्वारा हुआ था, तो इसकी मध्यस्थता जो है वर्ल्ड बैंक ने किया था। सिंधु नदी तंत्र का जो नदी है, सिंधु हो गया, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, उसका पानी पाकिस्तान को जाता है। लगभग 80% पानी जो सिंधु नदी तंत्र है उसका 80% पानी पाकिस्तान को जाता है, और रावी, ब्यास और सतलज का पानी भारत को मिलता है। 20% पानी जो है भारत को मिलता है। तो इस तरह से सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, और भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे सफल समझौता है जिसकी मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक ने किया है। और यहाँ पे चीन उल्लंघन कर रहा है सिंधु जल समझौता का, इसलिए भारत इसका विरोध कर रहा है। तो याद रख लेना, ये बांध इंपॉर्टेंट है। इस बांध का नाम है डायमर भाषा बांध, जो पाकिस्तान के गिलगिस्तान प्रांत में है। यही क्वेश्चन हो सकता है यूपीएससी पूछ दे कि डायमर भाषा बांध कहाँ पे है, तो पाकिस्तान पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। देखो ये रिपोर्ट आया, मैं खुद इसको पढ़ नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं इसको देख लेता हूँ कि रिपोर्ट किसने जारी किया है, और उसके बाद मैं उसका कटिंग अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। फिलहाल ये रिपोर्ट जो है यूएनडीपी ने जारी किया है। इसका डिटेल मैं पढ़ के आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि पिछले 10 वर्षों में भारत की 27.3 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, राइट। तो इसका अधिक विश्लेषण मैं अभी नहीं करूँगा, हो सकता है तो कल मैं कर दूंगा इसको लेकर के, या अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा। और ये देखो, यहाँ पे ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी है, उनका एक डाटा है। अगर आपको कहा जाए कि कोरोना वायरस का कुछ पॉजिटिव पॉइंट निकला, कोरोना वायरस का नेगेटिव पॉइंट काफ़ी आप लिख दोगे, लेकिन कोरोना वायरस का कुछ पॉजिटिव पॉइंट लिखना है तो आप ये लिख सकते हो कि लॉकडाउन से भारत में प्रदूषण कम हुआ, कोरोना वायरस के आने से प्रदूषण कम हुआ है, गंगा नदी साफ हुई है, यमुना नदी साफ हुई है, 69 करोड़ डॉलर बचा है, लगभग 5,159 करोड़ रुपए की बचत हुई है, 630 लोगों की जान बची है, पॉल्यूशन कम हुआ है जिससे लोगों का जान बचा है। हमने तेल मंगाना कम किया है, इसलिए हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ा है। तो ये सारे के सारे कोरोना वायरस जो आया है उसका पॉजिटिव पॉइंट है, जिसको आप शो कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारे पास इतना ही आज डिस्कशन के लिए था। क्वेश्चन क्या है, अटल इनोवेशन मिशन यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा है, किसके अधीन स्थापित किया गया है, तो ये नीति आयोग के अधीन स्थापित किया गया। अटल इनोवेशन नीति आयोग की एक पहल है, नीति आयोग का एक मिशन है। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।